नमस्कार, जय माता दी, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, चूंकि हम सभी को पता है कि नवरात्र का समय चल रहा है और इस नवरात्र के समय में सबसे जो शुभ कार्य होता है वह होता है कन्या भोज, कन्या पूजन। अगर आप कन्या पूजन कराते हैं तो वह सभी जो है प्रकार के फलों से वह फलित देने वाला है कि ऐसा जो कन्या पूजन का दिन होता है। तो हम सभी भक्त, हम सभी श्रद्धालु माता रानी को अपने घर पर बुलाने के लिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से उपाय करते हैं, जिसमें से नवरात्रि के 9वें दिन अर्थात नवमी के दिन जो है कन्या भोज कराया जाता है। लेकिन इस बार की जो शारदीय नवरात्रि है, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि दोनों दिन ही पड़ी है, दोनों एक ही दिन पड़ी है। तो बहुत ही अच्छा और फलदायी है कि आप जो आज के दिन जो है कन्या भोजन कराएं। और कन्या भोजन कराते समय क्या चीज़ें खिलाएं, क्या चीज़ें नहीं खिलाएं। कुछ लोग कहते हैं कि जलेबी और जो दही खिलाएं, कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट से कुछ चीज़ें लाकर खिला दें, घर पर नहीं खिलाए बनाए। तो ऐसे कुछ अनेक प्रकार के भोजन स्वादिष्ट स्वादिष्ट तरीके से लोग खिलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं जो हमें गलती से भी नहीं खिलाना चाहिए। क्योंकि इस बार नवरात्रि के समय में माता रानी पालक में सवार होकर के आ रही है, और जब माता रानी पालक पर सवार होकर के आती, समझ जाइएगा कि अपने सभी भक्तों का पाप नष्ट करने आती हैं। हर घर में खुशहाली ही खुशहाली होती है। जब भी माता रानी ने पालक पर सवार होकर आई है, उनके खेतों में जो फसल अच्छी होगी, फूल खिलखिलाएंगे, पूरी धरती जो हरी भरी रहेगी। इस तरीके से उनका जो है सदाबहार ऐसा दिन रहेगा। जीवन में जितने भी पाप रहते हैं वो सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं, कष्ट खत्म हो जाते हैं। क्योंकि इस बार जो माता रानी पालक पर सवार होकर गए थे, 3 अक्टूबर से लेकर के पूरे 11 अक्टूबर 10 दिनों तक माता रानी धरती पर रहेंगे। और इस 9 दिन के पावन त्यौहार में बहुत ही जो शुभ त्यौहार है माता वैष्णवी, माता भगवती की यदि आप कृपा पाना चाहते तो आप कन्या भोजन जरूर कराएं। और कन्या भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम सभी को अवश्य ही जानना चाहिए। और कन्या भोजन में कौन सा चीज़ें नहीं खिलाना चाहिए, कौन सा चीज़ें खिलाना चाहिए। क्योंकि नवरात्रि का व्रत में कुछ लोग 1 दिन, कुछ लोग 2 दिन, कुछ लोग पूरा का पूरा 9 दिन अलग अलग तरीके से कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, जौ जलाते हैं, जौ जमाते हैं, अलग अलग काम करते हैं। लेकिन सब कर्मों में सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है वह कन्या पूजन होता है। कन्या को जो है देवी के रूप में माना जाता है। तो कौन से उम्र का जो है बच्चों को आप कन्या भोज में शामिल कर सकती हैं। और कन्या भोज कराने से जो त्रिदेवी होती है ना, माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, त्रिदेवी बहुत ही प्रसन्न होती है। अगर ये त्रिदेवियाँ प्रसन्न हो गई तो वास्तव में यार आपके जीवन में उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे समाज में, हमारे इस हिंदू धर्म में महिलाओं को, स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, जिसमें से अगर आप कन्या भोज कराते तो वास्तव में साक्षात आपके घर में 9 दुर्गा आती है। ऐसा भी कहा गया है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आप नवरात्रि के 9वीं के दिन कन्या भोजन कराते हैं, जो व्रतधारी करता है उनके पैरों को छूता है, सही से भोज लगाता है और उनको भोजन कराने के बाद उनका आशीर्वाद लेता है, और उसके बाद जब वो उपहार देते हैं तो अगर खुशी खुशी वह हंस करके आपको आशीर्वाद देती हैं, भोजन करती हैं, उपहार लेती हैं, तो समझिएगा कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न हो गई। माता लक्ष्मी की अब कृपा बरसने वाले है। आप कभी भी उन कन्याओं को शामिल करें। आपके घर भी कन्याएं होंगी और अगल बगल में दूसरे घर की भी कन्याएं आती हैं। इसमें कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि जाति का भेदभाव करते हैं कि वह क्षुद्र जाति का है, वह नीच जाति का है, वह मेरे घर खाने नहीं आ सकता। नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मन में ये संशय रहता है कि वह क्षुद्र जाति का है, चमार है, डोम है, अगर वह मेरे घर पर कन्या भोज करने आएगा तो मेरे को उसका पैर छूंगे, अरे यार मेरी इज्जत क्या रहेगी, इंसल्ट हो जाएगी। ऐसा इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का जाति पात का भेदभाव नहीं करना। कन्या है तो कन्या है। अगर वह आई है खाना खिलाने तो खसी से खाना खिलाए, अगर उससे आशीर्वाद लीजिए, उसका पैर छूइए। कन्या का उम्र जो है 2 साल से लेकर के 9 साल के बीच में, अर्थात तो वह कुछ तो मुख में डाल सके। जब भी आप कन्या भोज कराएं तो उन कन्याओं को पैर धो करके ही आप जो घर में अपने जो खाना वाला स्थान होता है, जहां पर आपने बैठक लगाया, उस जगह पर करा सकते हैं।
पैर यदि धुलते हैं तो सादा पानी से तो भी उचित है, गंगा जल डाल करके। साथ ही साथ अगर आप दूध और पानी फिर गंगा जल मिला करके अगर आप उन कन्याओं का पैर धुलाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। जब भी आप खाना खिलाएं तो माथे पर कुछ लाल रंग का चुनरी, लाल रंग का कुछ बांध करके रख करके ही आप जो खाना खिलाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। रह गई बात जो है खाना खिलाते समय, कुछ लोग आजकल का फैशन के ज़माने में शहर में रहते हो, कस्बे में रहते हो, कोई बहुत बड़े वीआईपी और कन्या भोज जो देखा करते हैं और मन की इच्छा नहीं रहती, लेकिन उसने खिलाया तो मेरे कभी भी कन्या भोज जो देखा नहीं करें। कन्या भोज कराते समय आप जो है जब आपको थाली लगानी होती है तो आप प्लास्टिक की थाली, प्लास्टिक के दोने, प्लास्टिक के बर्तन, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही ना इस्तेमाल करें। ठीक है, आपको जब भी आप कन्या भोज कराएं तो कुछ दिन पहले से केले का पत्ते पर खिला सकते हैं। केले का पत्ता बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभ होता है। पत्ते के भी कुछ ऐसे थाले मिलते हैं जो बहुत ही सस्ते होते, चीपेस्ट होते हैं। 1 रुपये, 1.5 रुपया या 1 रुपया भी कास्ट नहीं आती है। आपको सिंपल सी बात है, केले के पत्ते पर खिला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सावधानी रखना चाहिए। और रही बात, जब खाना आप कन्याओं को खिलाते हैं तो उसमें 3 पूरियाँ कभी भी एक साथ ना खिलाएं। 3 पूरियाँ एक साथ जो मरने वाले से पहले वाले व्यक्ति को या जो कैदी रहते हैं उनको दिया जाता है। आप 1 या 2 पूरियाँ करके दे सकते हैं, लेकिन एक साथ 3 पूरियाँ कभी ना दें। ठीक है, अंत में लाल चुनरी चढ़ा करके आप जो अवश्य उनका पैर छुएं। लेकिन खाना बनाने में आप जो है खीर, पूड़ी, हलवा, चना, पनीर ये सभी बना सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को बनाते समय एक कुछ खास बातें हम सबको याद रखना चाहिए। नवरात्रि जो 9 दिन जो होता है पूरा सात्विक रहना चाहिए। और लास्ट दिन जो हम लोगों को कन्याओं को भोजन कराने के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करने के चक्कर में क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर देते हैं। और लहसुन प्याज भैया अगर आपने इस्तेमाल कर दिया तो आपका पूरा का पूरा 9 दिन का व्रत खंडित हो जाएगा, कोई फल नहीं मिलेगा। कन्याओं का भोज कराएंगे बस वो दिखावे मात्र का रहेगा, लेकिन कोई उसका परिणाम नहीं मिलने वाला है। इसलिए कुछ ऐसे भी भक्तगण होते, कुछ ऐसे श्रद्धालु होते जो अपने आप में बहुत ही स्मार्ट बनते, ओवर स्मार्ट बनते हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ही ऐसा काम नहीं करना चाहिए। रह गई बात जो है नारियल खिलाने की, तो नारियल जो आपने किसी आपके घर में पुरुष है तो उनसे यदि आप जो आपने कलश की स्थापना की उस पर जो नारियल रखा है उस नारियल को तोड़ करके और कन्याओं को जो है प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। ऐसा काम करना उचित होता है। ठीक है, लेकिन एक गलती लोग अक्सर करते हैं, कुछ लोग शहर में जो रहते हैं और गांव देहात में भी कुछ ऐसे भी जो लोग बहुत बिजी रहते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो बहुत आलसी होती हैं। तो ऐसे में क्या कुछ लोग जो है मार्केट से चीज़ें खरीद करके लाते हैं। पहला नंबर का चीज़, कभी भी आप मार्केट से खरीद करके मत लाइए कन्या भोज कराने के लिए। पता नहीं कौन सा मिलावटी, कितने दिन का वह बर्तन धुला है कि नहीं धुला, किस तेल का इस्तेमाल किया है, कौन सा मसाला इस्तेमाल किया है, कब का वो चलाने वाला इस्तेमाल किया, कोई भी चीज़ें का उसमें गारंटी नहीं है। वो पूर्णतः अशुद्ध हो सकता है। क्या चीज़ें बनाया वो मीट मांस जिस बर्तन में बनाता है उसी में पूरी छान रहा हो। तो कभी भी आप मार्केट से एक गलती मत करिएगा कि जो है पूड़ी और जलेबी खरीद करके ला कर खिला देते हैं। दही और जलेबी उससे खिलाना तो उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि दही तो आपके घर का है, लेकिन जलेबी जो दुकान का है, और दुकान वाला जो कढ़ाई होती है, जो बर्तन होता है, पता नहीं कितने दिनों का वह धुला है। इसलिए आप दही जलेबी बिल्कुल ही न खिलाएं तो बेहतर होगा। प्लास्टिक वाले बर्तन में, प्लास्टिक के दोने में भी न खिलाएं। ठीक है, आप जो स्टील के थाली में या पत्ते में जो आप खिला सकते हैं। देवी देवताओं को भी प्रसन्न करने के लिए यदि आप केले के पत्ते पर खिलाते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। तो रह गई बात, एक काम अवश्य करना चाहिए, लेकिन हमारे समाज में इसे बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो कर सिए। अब जब कन्याओं को भोज कराते हैं तो कन्याओं को भोज कराने के आखिरी में एक एक लवंग जो जरूर देना चाहिए। अब लवंग देने से तो हमारे समाज में कुछ लोग कहते हैं अरे टोना दे दिया, टोटका दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अरे उसके घर दोबारा कभी खाने के लिए नहीं भेजेंगे। आप मत करिएगा, लेकिन अगर आपसे हो सके तब एक एक लवंग देना जो बहुत ही उचित माना जाता है। जब आपने कलश की स्थापना किया है तो कलश की स्थापना करते समय कुछ लोग जौ जमाते हैं, जौ गूंथते हैं, और जौ का हरा हरा निकलना जमना बहुत ही अच्छा और बहुत ही पवित्र माना जाता है।
इस जौ का बहुत ही महत्व होता है। और जो आपने जौ जमाया है और जो आपने कलश की स्थापना की, उस कलश में हमें 1 रुपये का सिक्का और उस जौ वाले में भी 1 रुपये का सिक्का मिट्टी में अवश्य धंसा देना चाहिए। फिर जब 9 दिन बीत जाते हैं तो आप उसको ले जाकर के अपने घर के तिजोरी में रख सकते हैं। ठीक है। बच्चियों को आप जब कन्या भोज कराएं तो कन्या भोजन जो माता रानी के स्वरूप आपके घर पर पधारी हैं, तो इस वजह से उनका बड़ी अच्छे से स्वागत करें और जितना हो सके हर तरीके से कोशिश करें कि सभी बच्चा खुश रहें। उस दिन आप चॉकलेट दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, लेकिन कपड़े में काला और सफ़ेद कपड़ा बिल्कुल ना दें, लोहे से बनी हुई कोई चीज़ बिल्कुल ना दें, चरण जरूर स्पर्श करें। तो इन सब चीज़ों का कुछ खास बात याद रखना चाहिए। ठीक है। उस दिन कभी किसी कन्या को आप सुबह से लेकर के शाम तक कोशिश करें कि किसी प्रकार के कोई मारपीट ना करें, किसी को डांटे नहीं, शुभ शुभ अच्छे से मुख से अच्छा वचन बोले। रह गई बात इस बार की जो नवमी का जो दिन पड़ा है, शुक्रवार को पड़ रहा है। तो जब शुक्रवार को पड़ रहा है तो शुक्रवार जो माता संतोषी का दिन होता है, और एक गलती आप कोई भी मत करिएगा। अगर आप जो कन्याओं को भोज कराते हैं तो कन्याओं को भोज कराते समय कोई खट्टी चीज़ का इस्तेमाल न करें। आपने खीर बनाया तो उस खीर में जो किशमिश मत डालिएगा, क्योंकि खीर जो है में किशमिश का स्वाद खट्टा होता है। कुछ ऐसे खट्टे जो फल होते हैं, नींबू होते हैं, इमली होते हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ही मत करिएगा। न तो जो भी हो सके खट्टा है। अब जो स्वाद के लिए आप शुक्रवार का दिन और माता संतोषी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप भूल करके भी आप खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल न करें तो बेहतर रिस्पांस मिलते हैं। जो सेब आते हैं, सेब भी न खाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि सेब जो खट्टापन में आता है, केला खा सकते हैं, नाशपाती, ये सब चीज़ें भी न खाएं। तो खट्टी चीज़ें, अचार, मिर्चा, ये सब चीज़ें बिल्कुल मत खाएं। तो शुक्रवार के दिन आप जो है खट्टी चीज़ें बिल्कुल ही दूर रखें, क्योंकि माता संतोषी का दिन पड़ा है और बहुत ही अच्छा दिन है। अगर इसको भी आप जो खट्टे से दूरी रखते हैं तो माता संतोषी का बहुत ही आशीर्वाद लगता है, आपको अभय दान मिलता है। तो रह गई बात कुछ ऐसे संकेत, जो नवरात्रि का नवमी का जो दिन बीत गया है, आपने कन्या भोज करा दी है, तो क्या संकेत मिलते हैं कि जिससे पता चलते हैं कि माता रानी का आगमन हमारे घर पर हुआ है। जो आपने कलश का स्थापना किया है नवरात्रि में माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, अगर आपने जौ को उगाया, अगर वह आपका जौ जो बिल्कुल हरा भरा उगता है तो समझ जाएगा बहुत ही अच्छा संकेत होता है। अगर आपका जौ नहीं उगता है तो हो सके आपने जहाँ से बीज लिया होगा तो वह बीज खराब होगा। तो इसलिए कभी भी आप जो जौ लें थोड़े ही लें, लेकिन उस बीज को अच्छे से दे करके करें। अंकुरित तो होना ही होना है, लेकिन अंकुरित होने के बाद कुछ लोगों के घर वह जौ जो है मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति में आपके घर हो रही तो समझिएगा कि माता रानी की कृपा पड़ी ही नहीं, माता रानी आपसे खुश नहीं है। आप जो कलश की स्थापना के तो उसमें 1 रुपये का सिक्का अवश्य डालें। जौ के बीच में भी आप 1 रुपये का सिक्का डाल सकते, सदैव जो माता रानी की कृपा बनी रहती है। अगर कन्या भोजन कराए हैं तो कन्या भोज कराने के बाद जब आप बच्चे को उपहार देते हैं तो उपहार देने के बाद चरण स्पर्श करते हैं तो आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेने के बाद अगर वो बच्चियाँ खुशी खुशी से उपहार लेकर के और चली जाती हैं तो समझिएगा कि आपके साथ में माता रानी की अवश्य कृपा है और कृपा लग चुकी है। अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये रहे कुछ कन्या भोज कराते समय कुछ ऐसी खास बातें जो हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, हम सभी भक्तगणों को याद रखना चाहिए। और आज का ये वीडियो मुझे मेरे हिसाब से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह ज्ञान की बातें सभी लोगों के पास में होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं, मार्केट से चीज़ें ला कर के खिलाते हैं, तो कोई ड्रिंकिंग जूस दे देते हैं। नहीं भैया, आप ऐसी काम बिल्कुल मत करिएगा। किसी भी प्रकार की कोशिश करके मार्केट से चीज़ें ला कर के ना दे, वरना उन कन्याओं का जो भोज करा रहे वह बिल्कुल ही अपवित्र हो जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई जानकारी लेकर के आऊँगा।